डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, आज का आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, हम लोग एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ही बेसिक टू हाई लेवल आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ हैशटैग पॉइंट ऑलरेडी लिख दिए ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप कम समय में अच्छा नॉलेज पा सके। ठीक है, हमारा टारगेट बस यही रहता है कि आप कम समय में अच्छी नॉलेज को प्राप्त कर सके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक भाई, तो देखो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक भाई, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। ठीक है, और तथा किसी नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेगा, दूसरी चीज एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताएगा। ठीक, एक हैशटैग पॉइंट और क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्रमशः हु हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया और हुज हो गया और बीच हो गया। आपके टोटल रिलेटिव प्रोनाउन यही होते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मिडिल हेडिंग डाली है, किसका प्रयोग, हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं हम लोग, बेसिक टू हाई लेवल सीखने वाले। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हुज का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में पजेसिव फॉर्म में होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई फादर, हर फादर, अवर फादर। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, पजेसिव फॉर्म में। पजेसिव फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद एक नाउन हमेशा आएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट और भी लिखा हुआ है कि हुज के बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। अगर कहीं ना कहीं हुज आएगा तो उसके आगे एक नाउन आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पे जैसे कि ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सी इज द गर्ल। सी इज द गर्ल, इसका मतलब होता है यह वही लड़की है। हुज पेरेंट्स आर लेबोरियस, जिसके माता पिता मेहनती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि हुज के बाद एक नाउन हमेशा दिया जाएगा। तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, सी इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर लेबोरियस। यह वही लड़की है जिसके माता पिता मेहनती हैं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन, डू यू नो हुज पेन इज दिस। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। तो अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हुज लिखा है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हुज बीच में आया है तो यहाँ पे ये काम कर रहा है प्रोनाउन का, तो इस कारण यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का नाम जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, उससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे सेंटेंस एक और लिखा हुआ है आपका, द लेडी हुज कैट डाइड वॉज वेरी सैड। तो द लेडी, महिला जिसकी बिल्ली मर गई, वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि हुज का प्रयोग पजेसिव फॉर्म में होता है और हुज के बाद एक नाउन हमेशा आएगा। ठीक भाई, तो आप इस स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक अच्छा सा नोट्स बन सके। बाकी अगली स्लाइड में हम लोग कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। भाई अब हम देखेंगे किसका प्रयोग, विच का प्रयोग। इसकी पहली स्लाइड में मैंने आपको किसका प्रयोग बताया, हुज का प्रयोग, जिसका हुज का प्रयोग होता है पजेसिव फॉर्मेट में। ठीक भाई, तो अब हम लोग पढ़ने विच का प्रयोग। यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ हैशटैग पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि विच का प्रयोग सामान्यतः नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका प्रयोग होगा, विच का प्रयोग। ठीक भाई, और यहाँ पे एक हैशटैग पॉइंट और लिखा है कि कभी कभी विच का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है। ठीक भाई, अब लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग कब होगा वो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे क्या है, जब चॉइस की बात की जाए तब विच का प्रयोग होगा किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। अगर चॉइस की बात की जाए तब हमेशा विच का प्रयोग किसके लिए होगा, लिविंग थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज द कैफे विच सर्व्स द बेस्ट कॉफी। यह वही कैफे है विच सर्व्स द बेस्ट कॉफी, जो सबसे अच्छी कॉफी देता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बताया है कि जो विच का प्रयोग होता है सामान्यतः नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब बताओ, अगर कैफे है, कैफे कहीं ना कहीं एक नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया, विच सर्व्स द
बेस्ट कॉफी। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिस इज द पेन विच आई बॉट स्टरडे, ये वही पेन है जो मैंने कल खरीदा। तो कहीं ना कहीं पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं है, तो यहां पर मैंने किसका प्रयोग कर दिया, विच का प्रयोग कर दिया। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्या है, द सॉन्ग विच वाज संग बाय सोनू निगम इज स्टिल माई फेवरेट सॉन्ग, जो गाना सोनू निगम के द्वारा गाया गया है आज भी मेरा फेवरेट मतलब पसंदीदा गाना है। तो कहीं ना कहीं द सॉन्ग कहीं ना कहीं एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, विच का प्रयोग किया है। ठीक भाई, तो यहां पर भी विच का प्रयोग आपका, यहां पर भी विच का प्रयोग सही है, यहां पर भी सही है और यहां पर भी सही है। अब देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें नोट पॉइंट आपका क्या है कि मैंने आपको बताया जब चॉइस की बात की जाए तब विच का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हम क्या लिखा है, आई हैव 2 इलेक्ट्रीशियंस। अब यहाँ पे विच ऑफ यू वांट, तुम कौन सा चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइस है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रीशियंस हैं, तुम कौन सा वाला चाहते हो। जब चॉइस की बात की जाए तब विच का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे, विच भर देंगे। ठीक भाई, ठीक, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, हुज पढ़ा दिया और विच पढ़ा दिया। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बार स्लाइड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हु और हुम का कॉन्सेप्ट, इससे पहले आपने बस रटा होगा कि सब्जेक्टिव केस के लिए हु आता है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम आता है, लेकिन आज आपको हु और हुम का पूरा ट्रिक, इसकी जो ट्रिक होती है आप रटेंगे नहीं, ट्रिक बेस्ड पे पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक भाई, इसकी स्लाइड में तुरंत मिलने वाली है आपको ट्रिक ये भाई। तो अब इस स्लाइड में पढ़ने वाले किसका प्रयोग, हु और हुम का प्रयोग। ठीक है, आज हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे, आपने शायद ही ये रूल जो मैं पढ़ाऊंगा आपको किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया हो। ठीक भाई, हु और होम का कॉन्सेप्ट आज के बाद आप दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन का इतना ज्यादा स्टडी करके ये कहीं ना कहीं ये रूल अपने दिमाग में बनाया हुआ है। ठीक है, ये रूल क्या मतलब, कहीं ना कहीं बहुत से 200-300 प्रश्न हल करने के बाद जब ये रूल वेरीफाई हुआ है, इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हु और हुम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स और 2 हैशटैग पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 हैशटैग जो पॉइंट लिखे हुए हैं यही 2 आपकी ट्रिक्स हैं। ठीक है, देखो जब सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तब हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं 2 वर्ब हैं तो हम हुम लगा देंगे। ठीक है, अब हम वर्ब को काउंट कैसे करेंगे, अगर मान लो आर गोइंग लिखा हुआ है तो उस वर्ब को एक ही काउंट करेंगे, जैसे कि वॉज गोइंग लिखा है उस वर्ब को भी एक काउंट करेंगे। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब अलग अलग दी गई तो उसको एक ही काउंट करेंगे। ठीक भाई, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, जब सब्जेक्ट बराबर वर्ब हो तब क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ठीक, अब नीचे कॉन्सेप्ट क्या है, जब सब्जेक्ट कम वर्ब ज्यादा हो तब क्या आएगा, तब हु आएगा। अगर भाई ये बताओ, जब सब्जेक्ट कम होंगे और वर्ब ज्यादा होंगी तो सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है। जब सब्जेक्ट आपके कम होंगे वर्ब ज्यादा होंगे तब किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। ठीक भाई, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और हुज का, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हुम, और हुम का प्रयोग किसमें होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक भाई, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है आई सॉ अ गर्ल वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली। अब आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो हु का प्रयोग होगा कि हुम का प्रयोग होगा। अगर आप लोग दिमाग लगाएं कि ये वाला कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है तब तो यहाँ पे हु 100% आएगा। ठीक है, आना भी चाहिए, क्योंकि देखो अब मैं आपको पहले इस वाले मेथड से ही बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हु आएगा कि हुम आएगा। अब यहाँ पे देखो पहले, अब देखो पहले आपने तो बता दिया कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो हु आएगा। आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, हु वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, जो अच्छा गा रही थी। तो जो अच्छा गा रही थी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है कि नहीं, तो हु का प्रयोग यहाँ पे 100% सही है। लेकिन अब हर जगह आप हु और हुम में कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज रहोगे ना, तो उसके लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पे आई क्या है, S1 है। ठीक है, सब्जेक्ट 1, एक वर्ब क्या है ये B1 सो, और यहाँ पे देखो आई सा अ गर्ल तो ऑब्जेक्टिव केस है, इससे भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, वॉज सिंगिंग, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, B2। अब कहीं ना कहीं इसमें ना तो आपको कोई वर्ब बची ना कोई सब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पे देखो S1 है पर S2 नहीं है, यहाँ पे B1 है और B2 है। तो यहाँ पे हमें S2 लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, हु को लाना पड़ेगा, क्योंकि हु का प्रयोग किसमें होता है, सब्जेक्टिव केस में। तो बस आप यहाँ पे हु लगा देंगे। ठीक भाई, हु का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हु का प्रयोग आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वी ऑलवेज लाइक द पीपल स्पीक द ट्रुथ। मैं हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता हूं हु स्पीक द ट्रुथ, जो सत्य बोलते हैं, हु स्पीक द ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हु आया है, ठीक है। अब हम लोग अपनी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक बेस्ड भी देख लें कि हु का प्रयोग यहाँ पे सही है कि नहीं है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका बी क्या है, यस वन है कि नहीं है, और लाइक एक वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो गया बी वन। अब द पीपल से हमें कुछ मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे स्पीक, स्पीक आपकी B2 है कि नहीं है, अब द ट्रुथ से कोई मतलब है नहीं हमको। अब आप बताइए यहाँ पे S1 है, B1 है, B2 है, अब है क्या नहीं यहाँ पे S2 नहीं है। तो सब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है। हम लोग हु लगा देंगे यहाँ पर भी। तो ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस उठा के मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, उससे वेरीफाइड कर सकते हैं मेरी इस वाली ट्रिक से। एक अगला क्वेश्चन और भी है। निधि इज द गर्ल आई मेट इन द मार्केट, ठीक है। निधि अगर निधि वही लड़की है whom I met in the market, जिससे मैं मार्केट में मिला, जिससे मैं मार्केट में मिला, कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग करते हैं हम, whom का प्रयोग। अब हम लोग देखो हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे आएगा whom, लेकिन अब हम लोग ट्रिक से समझेंगे इसको, ठीक है, कि whom कैसे आएगा। अब आप लोग मेरे साथ खुद देखेंगे कि यहाँ पे निधि क्या है आपका, निधि कहीं ना कहीं आपका S1 है, सब्जेक्ट वन, इज क्या है B1, और यहाँ पे देखेंगे आई क्या है S2, और मेट क्या है B2। इन द मार्केट कुछ मतलब है ही नहीं। अब आप बताओ S1 S2 B1 B2, तो सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर हो गई कि नहीं, तब क्या लगेगा होम। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पॉइंट लगा लिखा है, जब सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर हो तब क्या आएगा, तब होम आएगा। ठीक भाई, एक क्वेश्चन और देखिए इसी में। अगला क्वेश्चन, निधि इज द गर्ल आई मेट इन द मार्केट हैज कम हियर। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या है S1 और यहाँ पे क्या है B1, द गर्ल्स का मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है S2, मेट क्या है B2, लेकिन इन द मार्केट हैज कम हियर, हैज कम, कहीं ना कहीं आपकी वर्ब B3 है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो S1 है, S2 है, B1 है, B2 है, तो इसके हिसाब से आना चाहिए होम, लेकिन यहाँ पे B3 हो गया कि नहीं, तो एक आपका सब्जेक्ट रह गया कम, तो सब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे हु। ठीक, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हु और हुम का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, कुछ एक या दो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में इससे बेस्ट और मिलेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं। ठीक भाई, हु और हुम का प्रयोग में हमने आपको देखो एक ट्रिक बताई है कि जब सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर हो तब क्या होगा हुम आएगा, जब सब्जेक्ट कम और वर्ब ज्यादा हो तब क्या आएगा हु आएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, हु कमी पूरी करेगा। ठीक भाई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज नताशा आई वॉज प्रेजिंग। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉन्सेप्ट ना लगाओ, हमने जो आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक पे आप ट्रिक लगाइए, तुरंत आपकी वेरीफाई होगी। सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे S1, यहाँ पे क्या है B1। अब ये नताशा क्या है ऑब्जेक्टिव केस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। S1 B1, यहाँ पे क्या है S2, और वॉज प्रेजिंग इसको पूरे को मानो क्या B2, तो S1 S2 B1 B2। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर होगी तब क्या आएगा हुम आएगा। ठीक भाई, तो हम लोग आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हुम। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी, दिस इज नताशा हुम आई वाज प्रेजिंग। दिस इज नताशा, या नताशा है हुम आई वाज प्रेजिंग, जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था, जिनकी मैं प्रशंसा कर रहा था, मैं जिसकी मैं बड़ाई कर रहा था, जिसकी। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस अगर होता तो यहाँ पे हु का प्रयोग होता। ठीक भाई, एक क्वेश्चन और भी देखेंगे हम लोग, द बॉय आई मेट इन दिल्ली स्टेज नियर अवर स्कूल। अब बिल्कुल दिमाग में ये निकाल दीजिए ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस। हमने जो आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक लगाइए, तुरंत आप आंसर विद इन 2 या 3 सेकंड में आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक भाई, तो द बॉय कहीं ना कहीं आपका S1 हो गया कि नहीं, आई मेट ये हो गया आपका S2, ये हो गया B2। ठीक भाई, देखो अब यहाँ पे इन दिल्ली से कोई मतलब है नहीं, स्टेज। अब स्टेज यहाँ पे क्या है स्टेज, स्टेज आपकी कहीं ना कहीं देखो S1 हो गया, S2 हो गया, B2 हो गया, B2 नहीं, यहाँ पे क्या है आपका B1। और यहाँ पे स्टेज क्या है, स्टेज का मतलब क्या होता है रुकना या ठहरना। तो S1 S2 B1 B2, तो सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हुम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक भाई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
whom, the boy whom I met in Delhi stays near our school। ठीक, एक क्वेश्चन और भी है अगला आपका, मिस्टर शर्मा इज एन इंटेलिजेंट टीचर बी रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ। बस कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने आपको बताया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे S1, ये क्या है B1, एन इंटेलिजेंट टीचर से हमें कोई लेना देना है नहीं। बी का मतलब S2 और रिस्पेक्ट का मतलब B2। देखो S1 B1 S2 B2, सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर है तो लगा देंगे हूं, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, हमने आपको हु और हुम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। ठीक है, अगली स्लाइड में पढ़ना पड़ेगा आपको दैट के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे अभी। ठीक भाई, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए, देखो मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है, रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे वो किसी एसएससी का एग्जाम हो, किसी डिफेंस का एग्जाम हो। ठीक भाई, और बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स 12th क्लास में है, 10th क्लास में, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक भाई, पूरा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने कुछ हैशटैग पॉइंट लिखे हैं कि कहां कहां पे दैट का प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग। तो जब कोई स्पेसिफाइड हो तब दैट आएगा। स्पेसिफाइड का मतलब कहीं ना कहीं कोई किसी की ज्यादा विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, जैसे कि, और यहाँ पे क्या है, जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आए तब भी क्या आएगा, तब भी दैट आएगा। और एक और है यहाँ पे द फ्यू द लिटिल के साथ क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में दैट आएगा यहाँ पे। ठीक भाई, हम लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। हमने आपको बताया जब कोई स्पेसिफाइड हो, ठीक है, जब किसी की विशेषता बताई जाएगी, दिस इज द ओनली पर्सन, यही केवल वो आदमी है दैट कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन जो है स्पेसिफाइड है कि नहीं है, यहाँ पे हम दैट के अलावा कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा ही नहीं सकते। ठीक भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, दैट, जो कि यहाँ पे सही है बिल्कुल। ठीक, अगला क्या है, दिस इज सी इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द सी इज द मोस्ट एबलेस्ट गर्ल दैट आई एवर सीन। अब हमने आपको क्या बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। अगर आपने, मैंने जो इससे पहले ट्रिक बताई है आपको, S1 B1 S2 B2, अगर यहाँ पे वो ट्रिक लगा दी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के केस में हमेशा दैट ही लगेगा। ठीक भाई, तो क्या बन गया सेंटेंस आपका, सी इज द मोस्ट एबलेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्या है, द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैड हैव लेफ्ट मी अलोन। मैंने आपको यहाँ पे थर्ड हैशटैग पॉइंट बताया है कि द फ्यू के साथ, द लिटिल के साथ क्या लगेगा, दैट आएगा। अब हम लोग समझे कैसे कि द फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन में, ठीक है, लेकिन द लिटिल का प्रयोग किसमें होगा, अनकाउंटेबल नाउन में। द फ्यू के बाद हमेशा आएगा आपका एक काउंटेबल नाउन, वो प्लूरल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैड, मेरे जितने भी मित्र थे, ठीक है, मेरे जितने भी मित्र थे, हैड लेफ्ट मी अलोन, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो दैट लगाया कि नहीं लगाया, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैड, मेरे पास जितने भी फ्रेंड थे, मेरे जितने फ्रेंड थे, हैव लेफ्ट मी अलोन, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक, तो हमने आपको दैट बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट हो, ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक भाई।